नमस्कार मित्रों, एकात्म मानववाद के प्रणेता, जनसंघ के संस्थापक, वो शख्सियत जिनकी कल 104वीं जयंती है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जनसंघ के संस्थापक, समाज को, राष्ट्र को नई दिशा देने वाले विद्वान व्यक्ति, जिनके बताए पथ पर आज भाजपा चल रही है। ये उनका पथ ही है जिसकी वजह से आज भाजपा की बहुत सारे राज्यों में और सबसे बड़ी बात केंद्र में दूसरी बार सरकार है। आप देखते होंगे और आपने राजस्थान में भी देखा होगा पिछले वसुंधरा शासन में कि प्रत्येक योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा जा रहा था। आइए सर्वप्रथम हम वंदन और नमन करें पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा। मैं शत शत नमन करता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन संस्मरण और उन्हें उनके कार्यों को याद करने के लिए आज हमारे इस लाइव कंसर्ट में उपस्थित हैं श्री राजकुमार जी सोनी, जिलाध्यक्ष भाजपा ओबीसी वर्ग, श्री चंद्रपाल जी वर्मा, श्री मांगीराज जी और श्री नवल किशोर जी। मैं सर्वप्रथम सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। मेरा राजकुमार जी से निवेदन रहेगा, राजकुमार जी वो शख्सियत हैं, सबसे बड़ी बात नेता होने के साथ साथ एक लेखक हैं, जो इन मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने अनुभव को आज की भाजपा के साथ, युवाओं की भाजपा के साथ संस्मरण साझा कर रही हैं। मेरे परम मित्र और बड़े भाई लॉयन रवि कटारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। राजकुमार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं नमस्कार सर चाहूँगा कि सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि सर्वप्रथम आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और हमारे अतिथियों का परिचय भी करवाएं। फेसबुक लाइव के सभी दोस्तों को, मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, कल 25 सितंबर है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 104वां जन्म दिवस दिन है। उस पर अपन आज चर्चा करेंगे, उनके जीवन कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कल शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर, सभी चैनल पर पंडित दीनदयाल जी के 104वें जन्म दिवस पर संबोधित करेंगे। और मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि गंगानगर जिले के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण और आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती है, वे फेसबुक लाइव से जुड़े, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लाइव से जुड़ें और उसे अवश्य सुने। सबसे पहला मेरा यही निवेदन था। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या है और इस संध्या पर मेरे साथ मेरे 3 छोटे भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। पश्चिम मंडल में चंद्रपाल जी वर्मा उपाध्यक्ष हैं, नवल जी शर्मा महामंत्री हैं पश्चिम मंडल के, और मांगीराज जी बायड आप भी उपाध्यक्ष हैं। और पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस को बड़े शानदार ढंग से चलाने वाले और हमारे क्षेत्र के राजनेताओं को, किसानों को, समाज सेवियों को, जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अवसर देने वाले, उनकी बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने वाले राजेश अरोड़ा का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, दीनदयाल जी के बारे में एक निवेदन जरूर करूंगा कि जो ये युवा पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो भरोसा करती है कि आप पंडित दीनदयाल जी की जीवनी को जरूर पढ़ें, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की जीवनी को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इतना बड़ा महापुरुष, इतना शानदार लेखक और इतना उच्च कोटि का विचारक ना देश में पहले हुआ है, ना आगे कभी होगा। लेकिन मित्रों, कारण यह भी रहा कि पिछले करीब 65-70 साल तक कांग्रेस का राज रहा और इस कांग्रेस के शासन ने पश्चिमी सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर को भारत की संस्कृति में जबरदस्ती घुसेड़ने का प्रयास किया। और उस कारण से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन दर्शन था वो जनता के सामने आ नहीं पाया। लेकिन राजकुमार जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एकात्म मानववाद का प्रणेता कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एकात्म मानववाद, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। भी एकात्म मानववाद, भी एक आत्मा, भाई क्या उसका पूर्ण मतलब दार्शनिक अर्थ क्या है उसके? नहीं, शुरुआत मैं ये भी बताऊंगा, पर लेकिन उनके जीवन की शुरुआत, क्योंकि आज कल उनका जन्मदिन है, पूर्व संध्या है, उसके लिए मैं एक निवेदन ये कर रहा था कि पंडित जी का, दीनदयाल जी का जन्म, ये जो ब्रज भूमि है मथुरा, वहाँ का नांगल चंद्रभान एक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल जी का। और आपके पिता स्टेशन मास्टर थे रेलवे में। लेकिन आप ये देखिए कि जीवन की शुरुआत में, और जब ये 11-12 साल के हुए तब तक इतने कष्ट झेले कि आप भी सुनोगे तो आपको दर्द महसूस होगा। जब ये 2.5-3 साल के हुए तो इनके पिता का साया सिर से उठ गया। उसके बाद इनकी मदर, इनकी माता इन्हें लेकर इनके नाना के पास, जो भी सहायक स्टेशन मास्टर थे चुन्नीलाल जी, राजस्थान के धनक्या में आ गई। और वहां आने पर इनका एक छोटा भाई शिवदयाल भी हुआ, एक भाई था इनका शिवदयाल। वहां तो कुछ समय बाद इनकी मदर की डेथ हो गई
और माता जी के चले जाने के बाद इनके भाई की डेथ हो गई। फिर इनका लालन पालन के मामा ने शुरू कर दिया। इनकी माँ को अपने पति के जाने का दुख हुआ तो माता जी की डेथ हो गई, मामा जी की डेथ हो गई। यानी कि जब ये 11, 12, 13 साल के हुए तो परिवार में इन्होंने मृत्यु को बड़े नज़दीक से देख लिया। 5, 6, 7 लोग इनके परिवार के चले गए। इतना संकट झेलने के बाद भी ये पढ़े। और मुझे पिलानी में जो बिड़ला कॉलेज है उसमें बिड़ला जी ने इनको छात्रवृत्ति दी थी। और सीकर के भी राजा थे, उन्होंने 250 रुपये तो किताबों के दिए इनको और 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति इनको दी थी। उस जमाने की बात है। तो दीनदयाल जी का जीवन बड़ा कष्ट में बीता, लेकिन इन्होंने उन संघर्षों से उठकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और नौकरी मिल भी गई, लेकिन इनका मन नौकरी में नहीं लगा और नौकरी छोड़कर ये संघ की तरफ चले गए। और संघ में इन्होंने जाकर आजीवन प्रचारक का ध्येय ले लिया, मन में संकल्प कर लिया कि मैं आजीवन प्रचारक के रूप में काम करूंगा। तो आपका जीवन प्रचारक के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद समय बीता तो 1951 में, क्योंकि 50 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और 1951 में अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। पहले दीनदयाल जी को उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया गया और बाद में उनको जनसंघ का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। और आप 15 साल तक जनसंघ के महामंत्री रहे। और मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो वाक्य आज भी याद आता है। उन्होंने एक अधिवेशन में कहा था कि अगर मुझे ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं पूरे भारत का राजनीतिक नक्शा बदल दूं। ये उन्होंने इसलिए कहा कि दीनदयाल जी की प्रखरता, राष्ट्रभक्ति, उनकी राष्ट्र के प्रति सोच, उनकी लेखनी और उनके विचार देश के हित में थे। तब उन्होंने कहा कि 2 दीनदयाल जी मिल जाएं तो मैं उनका नक्शा बदल दूं। तो दीनदयाल जी ने, अब आप एकात्म मानववाद के बारे में पूछ रहे थे, मैं दीनदयाल जी की 2-3 बातें और बताना चाहता हूं कि दीनदयाल जी ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उस जमाने में 1947 के आसपास, उस समय शिक्षा शुल्क नहीं होता था। जब बच्चे पढ़ा करते थे तो उनकी शिक्षा का कोई पैसा नहीं लेता था। तो दीनदयाल जी ने भी कहा कि शिक्षा देश में निःशुल्क होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा क्यों होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि शिक्षा जो लोग बच्चे पढ़ेंगे वो समाज को कुछ ना कुछ देंगे। कोई अध्यापक बन के देगा, कोई डॉक्टर बनकर देगा। कि जैसे हम पेड़ को सींचते हैं, पेड़ को पालते हैं और वो बड़ा होकर समाज को फल देता है, क्या अपन पेड़ से कोई पैसा लेते हैं? नहीं लेते ना। तो उन्होंने कहा शिक्षा भी समाज के हित में है। कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा का पैसा लेने लग जाए और हमारी प्रतिभाएं शिक्षा से दूर हो जाएं। तो उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया। और उनका मुझे एक संदेश और बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने उस समय जो राजनीतिक स्थिति देखी और राजनेताओं का कार्यशैली देखी, उन्होंने कहा कि दरिद्रता से पीड़ित और समाज के अंतिम छोर पर खड़े दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर मानकर करनी चाहिए। उन्होंने राजनेताओं का हाल देखा, राजनीतिक पार्टियों का हाल भी देखा कि वो जनता से वोट लेकर उन्हें भूल जाते थे, उनका ध्यान नहीं करते थे।
उन्होंने ऐसी जब परिस्थितियां देखी तब उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को केवल वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस समाज का उत्थान, जो पिछड़े छोर पर खड़े हैं, अंत्योदय हैं, जो अंत का उदय कौन करेगा। तब उन्होंने ये कहा कि समाज के जो अंतिम छोर पर दरिद्र नारायण खड़ा है उसकी सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा मानना पड़ेगा। तो दीनदयाल जी ने बहुत कुछ समाज को दिया। जैसे उनके बारे में एक बात और है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन दीनदयाल जी ने इसकी मीमांसा करते हुए कहा कि होनेस्टी इज द नॉट पॉलिसी बट ए प्रिंसिपल। उन्होंने कहा ईमानदारी कोई नीति नहीं है, ईमानदारी एक सिद्धांत है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदार होना ही चाहिए, ये दीनदयाल जी ने कहा। राजकुमार जी, दीनदयाल जी का रहन सहन किस तरह का था? कि मतलब भोजन, परिवेश, पहनावा? दीनदयाल जी बड़े ही साधारण व्यक्ति थे। उनके बारे में जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो वो तो तुसे मुझे कपड़े पहन लेते थे, प्रेस ही नहीं करते थे। मुझे नहीं कहीं ऐसा उनके जो जीवन कार्यों के बारे में पढ़ा है, तो बड़े ही साधारण व्यक्ति थे। एक जोड़े में वो 1 साल निकाल देते थे कपड़ों में, उनकी ये हालत थी। उनको अच्छे वस्त्र पहनने का शौक नहीं था। उनके मन में एक ललक थी कि भारतीय जो संस्कृति है इसके ऊपर पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है, भारतीय संस्कृति को कैसे बचाया जाए, भारतीय परिवेश को कैसे बचाया जाए। तो उनका रहन सहन बड़ा साधारण था, जमीन पर सो जाते थे और स्वयंसेवकों के घर भोजन कर लेते थे। और मुझे ध्यान है कि उन्होंने एक बार जौनपुर से चुनाव लड़ लिया, जौनपुर में उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। तो साथियों ने कह दिया कि उपाध्याय जी आप लोकसभा का चुनाव लड़ लो। उन्होंने कहा मैं चुनाव की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता। ये बात 1963 के आसपास की है। अब चुनाव में वो हार गए। हार क्यों गए, ये सवाल उठा कि उनको जो तरीके चुनाव में वोट लेने के लिए अपनाने चाहिए थे, उस समय जो चल रहा था सिस्टम, उन्होंने, मतलब आप ये कहना चाहते हैं भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चुनावी नेता नहीं थे? हाँ। चुनाव के लिए जो साम दाम दंड भेद जो सारी नीतियों का प्रयोग किया जाता है, वो उनसे दूर थे बिल्कुल। उनके सामने जो कांग्रेस का उम्मीदवार था ना, उसने एक तो जातीय सहारा लिया। तो दीनदयाल जी ने लिखा है कि मैंने जातीय कोई सहारा नहीं लिया। फिर वहाँ पैसा बांटने का और कई सिस्टम थे। तो दीनदयाल जी को ये ऑकवर्ड सा लगा, उनको लगा ये उनके गले नहीं उतरा। अब उन्होंने चुनाव लड़ लिया, एक बार ही जीवन में चुनाव लड़े वो जौनपुर से, उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और वो संगठन का काम करते रहे। हमारे साथ चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल जी, आपने भी संस्मरण सुने होंगे और भाजपा से जुड़े हुए हैं आप लंबे समय से। चंद्रपाल जी, आपका किस तरह का व्यक्तित्व झलकता है दीनदयाल जी से? सबसे पहले तो दीनदयाल जी की आज कल पुण्यतिथि, जन्मदिन है और इनकी जो लेखनी लिखी हुई है उस लेखनी को हम गुरुजी के मुख से भी सुन रहे हैं। इनके मार्गदर्शन से आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ रही है और जो इनकी लेखनी है वह जीवन भर इसी तरह से चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर जो हैं इनके मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ेंगे।
राजकुमार जी, दीनदयाल जी चुनाव नहीं जीते तो, लेकिन उन्होंने राजनीति के बारे में क्या कहा? भाई राजनीति किस तरह का फील्ड है? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ उन्हीं के विचारों को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर, उनकी जो दर्शन शास्त्र था एकात्म मानववाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में भी उसे शामिल किया है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि आप समाज के अंतिम छोर पर जाइए और आप देखिए कि किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। कार्यकर्ताओं का उन्होंने, कौन भूखा बैठा है, कौन शिक्षा से वंचित है, किसको स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कि आप निकलिए अपने घरों से और ऐसे बस्तियों में, ऐसे मोहल्लों में, ऐसे स्थानों पर जाइए और जाकर अंत्योदय, अंत का उदय करने के लिए आप अपने घरों से निकलिए और उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करिए और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करिए। उनका सबसे पहला संदेश ये था। दूसरा, उन्होंने कहा राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा वोट की राजनीति नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता एक साधन है, साध्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को केवल साधन, दीनदयाल जी एक साधन मानते थे, साध्य नहीं मानते थे। राजकुमार जी, क्या आज की भाजपा भाई सत्ता को साधन मानती है या साध्य मानती है? नहीं, आज की देखो, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी की विचारधारा पर ही चल रही है। आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। दीनदयाल जी ने भी अपने एकात्म मानववाद में यही लिखा। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि हम धारा 370 और 35 से हटाई, राम मंदिर का निर्माण करेंगे, उनमें आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। पंडित दीनदयाल जी और धारा 370 संबंध स्पष्ट करेंगे आप थोड़ा सा? नहीं, पंडित दीनदयाल जी के जमाने में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई थी कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। तब जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट व्यवस्था थी और उस परमिट व्यवस्था को, क्योंकि अपने देश के किसी हिस्से में जाने के लिए हमें परमिट लेना पड़े या पासपोर्ट लेना पड़े, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने कहा कश्मीर भारत का अंग है। ये उसी जमाने की बात है जब दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी इकट्ठे मिलकर काम किया करते थे। देखो, राष्ट्रवाद की भावना थी। मैंने क्या देखा कि देश आज़ाद हो गया। अब जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने कोई ऐसी विचारधारा या कोई दर्शन नहीं था जो देश को नई दिशा दे सके। नेहरू जी उस समय पावरफुल नेता थे और वो पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा भी पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, सेकुलरवाद, इन सारों को मिला जुला करके कोई दर्शन बना देते, कोई देश को विचारधारा दे देते हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा, दीनदयाल जी ने, कि भारत आजाद हुआ है। भारतीय संस्कृति तो पुरातन है। कोई भारत का जन्म थोड़े हुआ है जो उसको हम नई विचारधारा देंगे। ये तो भारतीय संस्कृति ही पुरातन है, क्योंकि भारतीय धरती ऐसी है जिसमें पृथ्वी को माता कहा गया है, चंद्रमा को मामा कहते हैं, नदियों को अपने देवतुल्य मानते हैं। तो भारतीय संस्कृति ऐसी है, इसमें पूंजीवाद कैसे चलेगा, साम्यवाद कैसे चलेगा, माओवाद कैसे चलेगा, सेकुलरवाद कैसे चलेगा। तो उन्होंने एकात्म मानववाद दिया।
एकात्ममानववाद के परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र और राष्ट्र के बाद मानवता। तो मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा, भाई शरीर के किसी हिस्से में कांटा लग जाए तो वो हाथ को आदेश देता है मन, भी कांटा निकालो। तो उन्होंने कहा कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इनका मिलकर ही एक आत्ममानववाद बनता है। जो पश्चिमी सभ्यता है वो प्रकृति पर विजय पाना चाहती है, वो सत्ता पर कब्जा करना चाहती है, वो कहती है सत्ता है, मानव को कोई समझता ही नहीं भी जो कुछ है सत्ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, दीनदयाल जी ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय संस्कृति ही एक आत्ममानववाद है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम भारत माता कहते हैं, और भारत से अगर माता हटा लें तो भारत एक खाली पृथ्वी का टुकड़ा रह जाएगा। तो दीनदयाल जी ने बड़ा अच्छा दर्शन दिया, बड़ा अच्छा देश को एकात्ममानववाद का दर्शन दिया है। और एकात्ममानववाद एक ऐसा वाद है जो अंत का उदय, अंत्योदय करने वाला इस देश में। यही मैं आपको कहना चाह रहा था। राजकुमार जी, जैसे ही भाजपा केंद्र में आई वैसे ही हर योजना में दीनदयाल उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी उनके नाम से शुरू हुई। भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 72 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे भाई, इतना लंबा शासन रहा, उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम उभर कर सामने नहीं आया पूर्णतः? आप ये देखो राजेश जी कि दीनदयाल की 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दी गई, और नेहरू जी उस हत्या की जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि दीनदयाल जी के जो विचार थे नेहरू जी को लग रहे थे भाई ये हमारी सत्ता को समाप्त कर देंगे। नहीं, जो उनका वैचारिक क्रांति है वो वैचारिक क्रांति का अभ्युदय 1980 के पश्चात प्रारंभ हुआ, और जिसमें मुझे लगता है कि पूर्ण रूपेण वो साकार हुआ 2010 के पश्चात, जैसे जैसे भाजपा सत्ता में आती गई। आप ये देखिए, वो तो मैं बताता हूँ राजेश जी, भाई भारत आज़ाद हुआ को भारत 1947 में पैदा थोड़े हुआ है। मान लिया पाकिस्तान तो 1947 में पैदा हुआ था और वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम बन गया, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बन गया। मैं बड़ा हैरान हूँ कि 1947 में राष्ट्र थोड़ी बनाई है, ये राष्ट्र तो सदियों से अनादिकाल से चला रहा है। भारत भूमि जिसमें अशोक हुआ, राजा अशोक के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, जो अशोक चक्र भारत के तिरंगे में है। तो वो एक तो चाचा बन गया देश का, एक बापू बन गया, राष्ट्रपिता बन गया। मैं बड़ा हैरान हूं कि वो राष्ट्रपिता है कैसे। भारत का कोई जन्म 1947 में थोड़े हुआ है, वो तो भारत गुलाम था। उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, मैदान कामा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, कितने क्रांतिकारियों ने, करतार सिंह सराबा, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने आप को जलाया, तपाया, सुखाया, तब देश आज़ाद हुआ, और कब्जा कोई और कर गए। बड़ी हैरानी होती है मुझे भाई, भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ। आप थोड़ा सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बारे में बताइए भाई, किस तरह की इनकी विचारधारा है जिससे आज का समाज प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है? पंडित दीनदयाल की विचारधारा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जैसा मैंने उनके जीवन के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने राजनीति में शुचिता, राजनीति में राष्ट्र के प्रति समर्पण, राजनीति करने वालों की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। राजनीति राष्ट्र की नीति होनी चाहिए। राजनीति में राष्ट्र के लिए राजनीतिक दल अपना सर्वस्व लुटा दें,
लेकिन होता क्या रहा देश में? देश में होता ये रहा कि भ्रष्टाचारी मौज करते रहे, और जो देश की आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, मुझे याद आ रहा है जब मदन लाल खुराना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय दिल्ली के चावड़ी बाजार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन चाय का खोखा लगाती थी। तो अटल जी को पता लगा, तो उन्होंने मदन लाल खुराना को भेजा कि आप जाइए और उसके लिए उसको पूछिए उसको क्या दिक्कत परेशानी, उसकी स्थिति ऐसे। उसने बताया कि मेरे पास घर में खाने के लिए मैं चाय का खोखा लगाती हूँ। तो अटल सरकार ने उसको रहने के लिए मकान की व्यवस्था, कारोबार के लिए दुकान की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था करके दी। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां करी, जो लोग देश के लिए तपे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन लोगों का सामाजिक रूप से उत्थान होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? नकली स्वतंत्रता सेनानी बन गए और नकली प्रमाण पत्र छपवा लिए, कि इन्होंने पेट्रोल पंपों पे कब्जे कर लिए, कि इन्होंने कुछ ले लिया, देश के साधनों पर कब्जा कर लिया, और जो देश के लिए मरने मिटने वाले थे वो भूखे मर रहे हैं। 70 साल में हुआ ये है। और दीनदयाल जी ने यही बताया कि देश के लिए मरने मिटने वाले, देश के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए, साधन उनको मिलने चाहिए, उनको याद करने के लिए स्मारक बनने चाहिए, उनका इतिहास में उनका वर्णन आना चाहिए, उनकी कुर्बानियों का, उनके त्याग और बलिदान का, ताकि युवा पीढ़ी पढ़े। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति बनाई है, उसी में इन्हीं चीज़ों का समावेश है। हम हैरान है कि हमें अकबर महान पढ़ाया गया, हमें बाबर महान पढ़ाया गया। बड़ा हैरानी होती है, इन लोगों की क्या कुर्बानी थी, कौन सा महान था? हमें पढ़ाया जाता भी वीर सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल में मूंज की रस्सी बटी, जिसके उससे हाथों में खून आ जाता था, और कोल्लू के आगे जोड़ा गया। इतनी यातनाएं दी गई उस आदमी को, बैरिस्टर पास था, 2 आजन्म कारावास हुए। पढ़ाया तो उनको जाना चाहिए था, और पढ़ा किनको दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कमाल होगी, चरखा और तकली कातले से आज़ादी मिल गई। तो दीनदयाल जी ने इन सारी चीज़ों को बताया है कि देश में एक झूठ फरोसा गया, देश को सही चीज़ नहीं, दिशा नहीं बताई गई, देश में ऐसी इतिहास बताया गया जो बिल्कुल झूठा और फर्जी था। देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां करी, जो देश के लिए मरे मिटे, उन लोगों का जिक्र आना चाहिए था। तो दीनदयाल जी ने तो यही कहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो दीनदयाल जी का यही संदेश था। मैं तो दीनदयाल जी की एक बात मुझे पसंद आई है कि मैं जरूर उन बस्तियों में जाता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ जो दरिद्रता से पीड़ित है, उनके सुख दुख में हम साथ खड़े रहते हैं, उनका दुख तकलीफ दूर करते हैं। तो हमें लगता है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा कर रहे हैं। राजकुमार जी, आज भाजपा राज में दीनदयाल जी को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर दीनदयाल जी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, क्योंकि ये उनके नाम से नहीं, जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं, उन्होंने इतना बड़ा दर्शन शास्त्र दिया एकात्म मानववाद देश को कि वो अगर युवा पीढ़ी को भान होगा और युवा पीढ़ी उनके दर्शन शास्त्र को पढ़ेगी, तो भारत एक ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जिसके अंदर सारी दुख तकलीफें समस्याओं का समाधान उन्होंने
अपने दर्शन शास्त्र में दिया। नहीं, बिल्कुल मैंने पढ़ा उनके एकात्म मानववाद को, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं मैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी उसकी कि आप प्रकृति से अपना सामंजस्य बिठाइए, क्योंकि जब प्रकृति से सामंजस्य बैठ जाता है तो आत्मा के द्वार भी खुल जाते हैं। तो राजकुमार जी, सबसे बड़ी बात है कि आज भाजपा दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पर ही चल रही है ना। आप ये देखिए कि विदेशों में मोर नाचता देखा आपने कि कहीं? बादल बरसे और मोर ना नाचे, ये भारतीय संस्कृति है ना। बिल्कुल, भारत में ही मिलेगा ना ये। बिल्कुल। तो भारत एक्चुअली में विदेशी कल्चर ने तो प्रकृति पर वहां के मानव ने विजय पाने की कोशिश करी, और दीनदयाल जी कहते थे प्रकृति की संगत करो, प्रकृति की गोद में बैठो, भारतीय संस्कृति को मानो, भारतीय संस्कृति को पढ़ो, भारतीय संस्कृति को समझो और भारतीय संस्कृति का प्रचार करो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। राजकुमार जी, क्या कारण रहे भाई नेहरू गांधी के मुकाबले पंडित दीनदयाल जी उस स्थान से हमेशा वंचित रहे? यह सिर्फ भाजपा शासन में आने के बाद संभव हुआ, ऐसा क्यों? एक्चुअली में क्या था, नेहरू और गांधी के एक समकालीन राइटर था डॉक्टर हंसराज रेबर, अंग्रेजी का इंग्लिश का। उसने 3 पुस्तकें लिखी हैं, बेनकाब गांधी, बेनकाब नेहरू और बेनकाब गालिब। तो आज मैं इस वीडियो फेसबुक लाइव के माध्यम से युवाओं को एक बात और कहना चाहता हूं कि ये किताबें आपको कहीं लाइब्रेरी से नहीं तो चावड़ी बाजार में खूब बिकती हैं। इन तीनों को पढ़िए आप, तो आपको पता लगेगा कि इन लोगों का असली चरित्र क्या था। दीनदयाल जी को तो इन्होंने भुला दिया, दीनदयाल जी को इतिहास में इन्होंने आगे नहीं आने दिया, क्योंकि उनको पता था कि दीनदयाल वैचारिक रूप से, चारित्रिक रूप से हमसे श्रेष्ठ है। और नेहरू जी के तो कपड़े विदेश से धुलकर आते थे, अब नेहरू जी के तो क्या कहने हैं। और महात्मा गांधी तो वैसे ही महान थे, लेकिन वो क्या था, एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, महात्मा गांधी नेटाल ट्रांसफर रहे, दक्षिणी अफ्रीका में रहे, गिरमिटिये मजदूरों के लिए लड़ते रहे। और मैं तो जब वो डॉक्टर हंसराज रेबर को पढ़ा तब पता लगा भी महात्मा गांधी तो बहुत ज़्यादा महान थे। उनको तो पढ़ो आप, आपको पता लगे डॉक्टर हंसराज रेबर को। तो दीनदयाल जी के साथ तो भेदभाव हुआ। दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में ऐसे विचारक थे, उनके जीवन से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिल सकती है। युवा अपने जीवन को बड़ा उच्च कोटि का बना सकते हैं अगर उनके जीवन को आप पढ़ोगे तो। अब महात्मा गांधी को पढ़ लो, महात्मा गांधी तो बकरी का दूध पीते थे, और किस बकरी का पीते थे? जो बकरी काजू बादाम खाती थी। अब दीनदयाल जी सूखी रोटी खाने वाले थे, लेकिन विचारक थे, देश के लिए समर्पित थे। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे साथ कार्यक्रम में नवल किशोर जी हैं। नवल जी, आपने दीनदयाल जी से क्या प्रेरणा ग्रहण किया आज तक? मैं फेसबुक के सभी दर्शकों को और आपको, राजकुमार सोनी जी को, यहाँ पे मेरे साथ में बैठे सभी साथियों को एक और कहना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन के ऊपर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आपने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट किया है। तो मैं अपने विवेक से और जो हमें सत्य लगा, क्योंकि सत्य कभी छुप नहीं सकता है, उस सत्य के सामने मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अब नीति है, आपने पहले क्वेश्चन किया था कि उनकी शिक्षा का हम उत्थान नहीं कर पाए या हम उन्हें अभी यहाँ पर नहीं लेके आ पाए। यदि आपको सही लगे और सभी दर्शकों को सही लगे तो जो मैंने पढ़ा है, और हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक सेकंड तक पढ़ा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि 1 सेकंड का पॉइंट क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 1 सेकंड का 3600वां भी हिस्सा है। वो अंग्रेजों ने हटा दिया, उसी नीति को इन्होंने लगा दिया,
आज हमारे यहाँ पर समाज में होते हुए भी हमारे ही समाज के लोग वो मैथ नहीं पढ़ पा रहे जो मैथ हमारे पास में हमारे बुजुर्गों ने हमारे संस्कारों में दिया है। ये किसका कारण है? आज सरकार आई है तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम मैथ ही तो सिखा रहे हैं। बीजेपी जो नेशनल लेवल से जो आपको शिक्षा के लिए अग्रसर कर रही है वो मैथ ही तो पढ़ा रहे हैं। कोई हम फॉरेन से तो नहीं लेके आए हैं। जो हमारे समाज में था, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया, वही सारा कुछ हमने अप्लीमेंट किया है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। मगर हम तो वही सिखा रहे हैं 26 डिजिट ओनली, सिर्फ 26 अक्षर हैं इंग्लिश के, और उसके अंदर बच्चे सारे के सारे उधड़ बुन करके रह जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद कहा था कि उनके बच्चे की इंग्लिश के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई थी, तो उनके शिक्षक ने उनको कहा कि इस बच्चे को ट्यूशन दी जानी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर इनकी सप्लीमेंट्री आई है, वो विषय बताइए। तो उन्होंने कहा इंग्लिश। तो उन्होंने अपने बच्चे की पीठ थपथपाते हुए कहा हिंदी में तो पास हो गया था ना, शाबाश, ये मेरी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए हमें इस मातृभाषा के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बात कर रहे थे कि हमारे फाउंडर कैसे रहे, उनके पीछे से उन्होंने क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मैं बात करूंगा। आज के दिन उनके पास में कोई भी संपत्ति नहीं रही। क्या आप किसी भी पुराने लीडर्स को या हमारे फाउंडर्स को या जो भी हैं यहाँ पर आपको नज़र में आए, उनकी आप उगाड़ के देखिए, वो बिल्कुल गरीब घर से उठे हुए मिलेंगे। आज़ादी के लिए कोई गरीब घर का ही बच्चा अपना जीवन त्यागने के लिए आया था। क्या इनके अंदर से किसी ने, जो व्यक्ति, मैं यहाँ पे बात करूँगा भारत के प्रधानमंत्री जी, जो यहाँ पे असेंबली में नहीं जीत सके, उनको प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री का अवार्ड दे दिया गया। कहीं एक जगह नहीं, बार बार जगह पर कांग्रेस वालों ने हमारी नीतियों को दबाने की कोशिश की है। मैं और मेरे सभी युवा साथियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें समझें और इन्हें पढ़ें। मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा था, मोदी जी का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं आज के टाइम। एक तो उन्होंने मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा, बहुत अच्छा काम किया। और धानक्या में, जो राजस्थान के सीकर जिले के पास है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करी देश के अंदर, जिससे गरीब लोगों को जो अंत्योदय हैं, अंतिम छोर पर खड़े हैं, उनके पास बिजली कैसे पहुंचे। तो मोदी जी ने तो दीनदयाल जी को पाठ्यक्रम में भी शामिल करवाया है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय भारत के लिए एक शुभ संकेत है, भारत के युवाओं के लिए। इससे पहले तो, अब इसमें क्या था, आप देश के जब आज़ाद हुआ और 1970 तक शिक्षा मंत्रियों के नाम देख लो, ये कौन सा है फलाना खान है, ये कौन सा है ढिमका खान है। अब 5-5, 6-6 शिक्षा मंत्री विशेष वर्ग से रहे। उन्होंने ऐसे लोगों का नाम इतिहास में पढ़ा दिया कि जिनका इस देश के लिए कोई योगदान ही नहीं है, और जिन लोगों ने वास्तव में इस देश के लिए योगदान किया उनको वहाँ से हटा दिया, उनका कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो ये भेदभाव हुआ है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ने को भी मिलेगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मिलेंगे, और भगत सिंह जी भी मिलेंगे, सुखदेव जी भी मिलेंगे, राजगुरु मिलेंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मिलेंगे, अशफाक उल्लाह खां मिलेंगे, रास बिहारी बोस मिलेंगे, मनमंत नाथ गुप्ता मिलेगा, करतार सिंह सराबा मिलेगा, मैडम कामा मिलेगी। ऐसे बहुत से देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं जिनका इतिहास हमें पढ़ने को, जानने को और सुनने को इस युवा पीढ़ी को मिलेगा। तब पता लगेगा जाकर कि इस देश के निर्माण में, इस देश को खड़ा करने में इन लोगों का योगदान रहा है, उन लोगों का नहीं है। एक चाचा बन गया, पिता बन गया, बापू बन गया, मामा बन जाते तुम देश के। यार कम से कम देश को हम कहने तो होते हैं हमारा मामा है फलाना। ये क्या किया देश के साथ इन लोगों ने?
राजकुमार जी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप आज की युवा पीढ़ी को 2 लाइनों में दीनदयाल उपाध्याय जी का पूर्ण जीवन का सार समझाइए। 2 लाइन में यही है, दीनदयाल जी ने कहा कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। भी देश हमें बहुत कुछ देता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश को कुछ दें, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, जिस काम में भी आप पारंगत हैं, जिसमें राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का भला हो सकता है, राष्ट्र खड़ा हो सकता है, राष्ट्र की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसा काम कुछ करें जिससे हम देश को कुछ दें। हमारा भी कर्तव्य बनता है हम देश के प्रति खड़े हों और ऐसे लोगों का साथ दें जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो राष्ट्र को नए आयाम दे रहे हैं, जो राष्ट्र को ऐसे फैसले कर रहे हैं, राष्ट्र के माथे पर जो कलंक थे उनको मिटा रहे हैं, जो राष्ट्र को चिढ़ा रहे थे उनको समाप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हों, ऐसी विचारधारा के साथ खड़े हों, ताकि भारत फिर सोने की चिड़िया बने और भारत जो एक वृद्ध भारत था वो दोबारा पुनः उसी अवस्था में आ जाए। यही मेरा आज पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर 104वीं जयंती पर सभी मित्रों, दोस्तों और साथियों को निवेदन है। हमारे साथ मांगीराज जी हैं। मांगीराज जी, आपने दीनदयाल जी को पढ़ा होगा और आपने समझा भी होगा, और कल उनकी जयंती है, आज हम पूर्व संध्या पर इकट्ठा हुए हैं। आपने दीनदयाल जी के जीवन से क्या सीखा? मैंने जैसे राजकुमार जी ने बताया अभी कि वो एक बस्तर में पूरा साल निकाल देते थे। मैंने उनको उनकी प्रेरणा लेता हूँ, उनसे देखा है मैंने, जैसे राजकुमार जी ने बहुत कुछ बताया है। पूछ ले, कोई बात रहना की हो तेरे जी में। राजकुमार जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को समाज में प्रवाहित करने के लिए, प्रवाह है ये, विचार को प्रवाह माना जाता है। आपकी आगे की क्या कार्य योजना है? आपकी पार्टी इस पे क्या कार्य कर रही है? क्योंकि मैं भी बहुत सारी मीटिंग्स आप लोगों का अटेंड करता रहता हूं और लंबा समय हो गया जुड़े हुए राजनीतिक क्षेत्र से। आम जन में अभी भी इन विचारों के प्रति जागरूकता नहीं आई है। मैं आपको निवेदन करूं कि सन 2015 में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान चलाया गया था, पूरे देश में चला था। और उस महाप्रशिक्षण अभियान का मैं वो जिले में, मेरे को उन्होंने सहायक जिला अधिकारी बनाया था। उसमें उस प्रशिक्षण अभियान का मुझे काम दिया था, सह संयोजक था उसमें। मैं संयोजक डॉक्टर ओपी महेंद्रा जी थे और उस प्रशिक्षण अभियान का जिला सह संयोजक मेरे को बनाया गया था। और उसमें वक्ताओं की टीम भी चुनी गई थी। भी ये वक्ता पूरे जिले में जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को और जनता को बताएंगे। तो मुझे अभी याद है कि उस महाप्रशिक्षण अभियान में मेरे को इस जिले में 7-8 जगह जाने का अवसर मिला और मुझे जो विषय दिया गया, एकात्ममानवाद विषय भी दिया गया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी दिया गया, और भी विषय थे। उन पर हम करीब 1 घंटा तक लेक्चर देते थे और हमने जिले भर में घूम कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रही दूसरी बात, अब ये शिक्षा नीति में पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका साहित्य छपवा रखा है, आप प्रदेश कार्यालय से मंगवा सकते हैं। किसी को ज़रूरत है तो मैं उनको मंगवा के दे दूंगा, मैं दे दूंगा। तो पंडित दीनदयाल, क्योंकि इस देश में कई उपन्यास छपे, कई साहित्य छपे, कई लोगों को महान बताया गया। मेरा एक निवेदन जरूर है, आज के दिन में एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़िए जरूर,
क्योंकि जब तक हम किसी को पढ़ेंगे नहीं उसके व्यक्तित्व के बारे में, आप उनको पढ़िए, तब आपको लगेगा कि ऐसी महान विभूतियां ये पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेती। ये तो कुछ देवतुल्य लोग हैं, देवताओं के अवतार हैं जो इस पृथ्वी पर आए और यहाँ का कुछ भी नहीं लिया उन्होंने और यहाँ कुछ देके गए हैं। क्योंकि इस देश में ऐसी परंपरा, सांस्कृतिक पुरानी पुरातन परंपरा रही है कि इस देश में मैंने ऐसे ग्रंथ, ऐसे इतिहास देखे, ऐसे ऋषि मुनि लिख के गए हैं कि जिन्होंने समाज से एक 5 पैसे नहीं लिए और बड़े बड़े ग्रंथ लिख के छोड़ गए और उनमें ऐसी शानदार बातें लिखी हुई हैं, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं कि आप उनको पढ़ो तो आपको लगे भी समाज को बहुत बड़ी चीज़ देके गए हैं। वैद्य धन्वंतरी को देख लो, अब उन्होंने आयुर्वेद के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कितना बढ़िया ग्रंथ दिया है। रामचरितमानस पढ़ लो, आप गीता पढ़ो। अब गीता लिखी 18 अध्याय, तो क्या लिखने वालों ने समाज से कुछ पैसा लिया क्या? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने समाज से कुछ पैसा लिया क्या? समाज को दिया ना। तो भारतीय संस्कृति, ऋषि मुनि, साधु महात्मा, ऐसे प्रकांड पंडित, ऐसे बहुत से प्रकांड पंडित हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतना बड़ा बड़ा इतिहास, इतनी चीजें लिखकर छोड़ गए हैं कि उन्हें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें हमारी संस्कृति का पता ही नहीं लगेगा। हम क्या पढ़ते हैं? बापू जी, चाचा जी, ये पढ़ते हैं। तो इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर हेडगेवार जी को, गुरु गोलवलकर जी को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे लेखक थे, उनको पढ़िए आप। वीर सावरकर को पढ़िए, उनकी वो मराठी में पुस्तक है मांझी जन्म ठेप। सुभाष चंद्र बोस का विद्रोही सुभाष पढ़िए आप, आपको पता लगेगा। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत सा इतिहास ऐसा है जिसको छुपा दिया गया और मिटा दिया गया, भारत की जनता के सामने, भारत की युवा पीढ़ी के सामने आने ही नहीं दिया। तो मेरा निवेदन यही है, आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं शुभकामनाएं देता हुआ निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाले लोगों से भी, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन दर्शन जरूर पढ़ें। और आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिना पैसा लगाए हमें बहुत ज्ञान मिला है, हमें बड़ा अच्छा आचरण मिला है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे आप अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और मानवता का भला कर सकते हैं। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। राजकुमार जी, आपका और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती के लाडले सपूत को फिर से एक बार शत शत नमन। और मित्रों, भारत राष्ट्र की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए हमारा ध्येय बनता है कि हम अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ें, उन्हें समझें और जानें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। क्योंकि जो अपनी माटी का नहीं, वो किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए माटी से प्रेम रखिए, क्योंकि हमें इसी माटी में मिल जाना है एक दिन। और माटी से प्रेम रखिए, माता पिता से प्रेम रखिए, समाज से प्रेम रखिए, राष्ट्र से प्रेम रखिए। फिर मिलते हैं फिर एक जीवनी के साथ। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा, धन्यवाद। जय हिंद, सभी जय भारत के दोस्तों को सादर नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।